जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रयोगशाला परिचालक जो छत्तीसगढ़ के हायर एजुकेशन द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। इसमें आपके सिलेबस के अनुसार 60 नंबर का प्रश्न आपके विज्ञान पाठ से पूछा जाएगा। सिलेबस में लिखा है कि 9th और 10th का विज्ञान। केवल 9th और 10th का विज्ञान पढ़ के आप पास नहीं होने वाले हैं, क्योंकि 9th और 10th का बेस बनाता है आपको 6, 7, 8, है ना। 6, 7, 8 जो है आपके 9th और 10th का बेस बनाता है। इसलिए आपको चाहे बायोलॉजी के लिए हो, केमिस्ट्री के लिए हो या बायो के लिए हो, आपको 6, 7, 8 पढ़ना ही पड़ेगा। केवल डायरेक्ट 10th और 9th का बुक आपको सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कुछ बेसिक अगर परिभाषाएं पूछ दिया गया तब आपको थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ की प्रकृति। हम पढ़ेंगे कि ये हमारे SCERT क्लास 6 जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की जो पुस्तक है ना, क्लास 6, उसमें से पार्ट 3 है पदार्थ की प्रकृति। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में चर्चा करते हैं। पदार्थ हमारे बनते कैसे? देखिए, पदार्थ वो सभी चीजें जो आपके आंखों से दिख रही है, आपका पेन, लैपटॉप, कंप्यूटर, वाहन, एक कंकड़ पत्थर, है ना, हवा जिसको आप महसूस करते हो, पानी, ठोस, टेबल, कुर्सी, चेयर, ये सब कुछ पदार्थ है। अब इसी पदार्थ के बारे में हम कुछ थोड़ी थोड़ी बेसिक चर्चा करेंगे। हो सकता है इस पार्ट से आपको प्रश्न कम पूछे, है ना, लेकिन ये हमारा बेस बनाता है। बहुत लोग को तो ये भी नहीं पता होगा। जैसे पदार्थ किस प्रकार का सामान है? कोई पदार्थ सामान कैसे हो सकते हैं, हम देखेंगे। क्या ठोस, द्रव एवं गैसों को हम देख सकते हैं, स्पर्श या महसूस कर सकते हैं? अब देखिए, क्या ठोस और द्रव गैसों को हम देख सकते हैं? क्या स्पर्श कर सकते हैं? क्या महसूस कर सकते हैं? नीचे कुछ ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। क्या आप इसे देख सकते हैं, किसी पत्थर को? पत्थर एक ठोस चीज है क्या? बिल्कुल एक ठोस चीज है। ठीक है, तो पत्थर को तो हम देख सकते हैं, तो राइट का चिन्ह लगाइए। पानी, पानी को भी देख सकते हैं, ये एक द्रव लिक्विड फॉर्म में हमारे पास रहता है, तो इसे भी हम देख सकते हैं। हवा, हवा को हम देख नहीं सकते, ये हमारी गैसीय अवस्था में होती है। ठीक है, हवा को हम देख नहीं सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं। कैसे? गर्मी के दिनों में गर्म लगता है, आपके चमड़े छील जाएंगे, और ठंडी के दिनों में इतना सिकुड़ जाएगा कि हृदय से बाहर नहीं आओगे। तो इस प्रकार से हम इसे नहीं देख सकते, ओनली केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। क्या आप इसे स्पर्श कर सकते हैं? पत्थर तो ठोस होता है, बिल्कुल स्पर्श कर सकते हैं। पानी को भी स्पर्श कर सकते हैं, पानी से तो नहाया जाता है। ठीक है, लेकिन हम हवा को स्पर्श न के बराबर, है ना। ऐसे हवा में तो हाथ से पता चल रहा है कि हवा आ रहा है, लेकिन हम स्वयं उसको स्पर्श नहीं कर सकते। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल, पत्थर को महसूस कर सकते हैं। तो हाथ लगा के दिखाइए, थोड़ा से पत्थर को ठोकर मार के देखिए अपने हाथ से, आपको महसूस हो जाएगा थोड़ी बहुत दुख, थोड़ी बहुत पीड़ा आपके हाथों में। पानी को भी पकड़ सकते हैं हाथों में, है ना, हवा को भी हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था पदार्थ के। अब देखते हैं, क्या ठोस, द्रव, गैस का एक निश्चित आकार होता है? हमको ये तो पता है कि ठोस का एक निश्चित आकार होता है। आपके यहाँ कोई बेलना चौकी होगा, कोई कंप्यूटर होगा, कोई चीज होंगे, आपका पेन हो गया, बाल्टी हो गया, बर्तन हो गया, कंप्यूटर, है ना, आपके जिसका आपके घर के सामने पत्थर, रोड, ये सभी ठोस है। इसके आकार फिक्स होते हैं जब तक उसको तोड़ा मड़ोड़ा ना जाए। स्वतः इसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन देखने को हमको नहीं मिलता। ठीक है, तो क्या कहा हमने? तो ये तो फिक्स हो गया कि ठोस का आकार फिक्स होता है। अब हम द्रव और गैस के बारे में बात करते हैं, है ना। द्रव एक ऐसा चीज है, हम द्रव के बारे में बात कर रहे हैं ना। द्रव एक ऐसा चीज है जिसमें या फिर जिस बर्तन में डाला जाए, ठीक है, जिस बर्तन में डाला जाए वो उसी के आकार का बना लेता है। जैसे ये देखिए, यहाँ कुछ पतीले का आकार अलग है, सेकंड में गिलास जैसे है, फिर फ्लास्क है, फिर और कुछ है, फिर ये मटका आ गया, फ्लास्क आ गया ये भी। तो ये द्रव को हम जिस जहां भी डालते हैं, है ना, द्रव को जिस अवस्था में या फिर जिस ग्लास में, जिस बर्तन में डाला जाएगा, उस बर्तन के आकार का आकार ग्रहण कर लेता है कौन? द्रव। साथ ही गैस भी, है ना। गैस हमको दिखता नहीं है, लेकिन गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर रहते हैं, इसलिए गैस हमको दिखता नहीं है, लेकिन गैस का आकार भी फिक्स नहीं है। आप जो गैस भराते हो, LPG जिससे खाना बनता है, उसमें भी गैस रहता है, उसको संपीड़ित किया जाता है। और जैसे कुछ गैसें आपके जो लाइटर वगैरह हैं, और कुछ पाइपों वगैरह में भरा जाता है, तो इस प्रकार से गैसों का भी जो आकार है निश्चित नहीं होता। उसके
रखे जाने वाले धारिता के अनुसार गैस का भी आकार निश्चित ही रूप से चेंज होते रहता है। ठीक है, अब एक अन्य चैप्टर है, ये है कि क्या ठोस द्रव गैस स्थान घेरते हैं। स्थान घेरते के मतलब यदि आप उसको किसी स्थान पर रखोगे तो वो एक निश्चित एक स्थान को एक्वायर कर लेंगे, एक निश्चित स्थान पर वो प्रतिस्थापित हो जाएंगे। अब इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे हमने एक टेबल बनाया है, ये एक टेबल बनाया है ना, इस टेबल में यदि हम कुछ पुस्तक रखते हैं, किताब, तो ये टेबल का इतना जगह ये एक्वायर कर लिया, इतना जगह टेबल का ये इतना जगह एक्वायर कर लिया, मतलब ये स्थान घेरता है। ठीक है, द्रव भी स्थान घेरता है, कैसे पता चला, बाल्टी में रखे, ऊपर ही देखिए ये फ्लास्क है, बाल्टी है, जो भी है, जो भी बर्तन होगा उसमें हम जब भी रखते हैं तो वो अपना स्थान घेरते हैं, बिल्कुल स्थान घेरते हैं द्रव। तो ठोस और द्रव तो हमको आंख से दिख रहा है कि वो स्थान घेरते हैं। अब हम गैस के बारे में थोड़ा सा क्रियाकलाप करते हैं, है ना। एक ऐसा आपको बाल्टी लेना है ना, और एक बोतल लेना है, बोतल को ऐसे उल्टा पानी में डुबोना है। ध्यान रखिए इस बोतल के अंदर भी पूरी पानी भरी होनी चाहिए, उसका मुंह जो है पानी के नीचे, पतीले पानी के नीचे रहना चाहिए। और ऐसा एक कॉर्क लगाइए, कॉर्क मतलब एक मुड़ी हुई पाइप। ठीक है, तो हमको क्या पता, हमको क्या लगा, एक बोतल लगा, है ना, रबर की नली जिसको हम पाइप कहा, गहरा बर्तन और पानी। अब क्या करना है, इस पाइप से अपने मुंह में कुछ एयर भरिए। जैसे एयर भरेंगे तो ये एयर ऊपर आएगा और यहाँ स्थान एक्वायर करेगा, है ना। पहले देखिए, पहले क्या है, इसी स्थान पर पहले पानी रहा करता था बोतल में, जब मुंह के प्रेशर के द्वारा उसमें हवा नहीं भरा था तब की स्थिति में। लेकिन जैसे ही हवा भरा तो ये हवा जितना है ना, ये भरा हवा, तो ये यहाँ पे जितना भी स्थान में पानी था उसको उस विस्थापित करके इस कंटेनर में, इस बर्तन में डाल दिया। देखिए इस बोतल में यहाँ तक पानी भरा था, इस बोतल में खाली है। खाली क्यों होगा, यदि उसके स्थान पर कोई दूसरा चीज आएगा तभी तो पानी खाली होगा ना। इसका मतलब ये है कि हवा भी स्थान घेरता है। कैसे पता चला, यहाँ जितना पानी था उस पानी को विस्थापित करके इस बर्तन में डाल दिया गया और उस पानी की इस जगह ये हवा यहाँ पे इतना जगह एक्वायर कर लिया, और फूंक मारते जाएंगे तो पूरा हवा बाहर आ जाएगी और पूरे बोतल जो है हवा से भर जाएगा। इसका मतलब हवा भी स्थान घेरते हैं। क्या ठोस द्रव एवं गैस में भार होता है। ठोस में तो भार होता है, बिल्कुल होता है। आपके बाट है, तराजू है, सब्जी लेते हैं वो भार होता है। गैस में भी लिखा रहता है, एलपीजी का गैस लाएंगे तो 15 लीटर 15 किलो, ठीक है, तो गैस में भी भार होता है। ठीक है, हाँ गैस में भार होता है। और द्रव में तो होता ही है, आप तेल को नाप तौल के लेते हैं। ठीक है, तो ठोस और द्रव में तो भार होता है, हमको दिख रहा है। कैसे पता चलेगा, यदि सुबह सुबह उठिए, 2 बाल्टी पानी भरिए, द्रव भरिए और उसको उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि द्रव में भी भार होता है। उसमें सामने का आपका जो बड़ा पत्थर होगा, बड़ा आपका अलमारी होगा, घर में जो जो चीज भारी होगा उसको उठा के देखिए वो भारी है कि नहीं, है ना। तो ये सब क्रियाकलाप करने से हमको पता चलता है कि ठोस भी वजनदार है और द्रव भी। अब हम थोड़ा गैस के बारे में थोड़ा से चर्चा ग्रहण करते हैं, ये थोड़ा है ना। ठोस के बारे में पता हो गया, द्रव के बारे में पता हो गया कि ये भार होते हैं। अब देखिए हम हवा के बारे में। 2 बैलून को फुलाइए इस प्रकार से, 2 बैलून को फुलाइए और एक तराजू बनाकर दोनों को बैलेंस पे लगा दीजिए, है ना। ये दोनों में हवा भरी, चाहे जो भी हवा भरी हो, दोनों में एक प्रकार की हवा भरी हुई है। ठीक है, मुंह से भरे या फिर हाइड्रोजन जो भी गैस है, दोनों में एक समान आकार का वायु भरा गया है, समान। अब इसको एक तुला के माध्यम से बराबर किया गया, तो इसका जब ये दोनों गुब्बारों में समान स्थिति में या फिर समान मात्रा में हवा भरी जाती है तो ये बैलेंस अवस्था में रहती है। लेकिन यदि एक फुग्गे को फोड़ दिया जाए तो वहां से जितनी हवा भरी थी वो निकल जाएगी। उसके बाद ये जो बैलेंस है वो अनबैलेंस हो जाएगा और जिस गुब्बारे में हवा भरी हुई है उस साइड डाउन हो जाएगा। डाउन क्यों होगा, क्योंकि वो भारी होगा। और भारी कैसे हुआ, पहले देखिए, पहले की अवस्था में क्या दोनों भारी था, क्या दोनों भारी समान है तो बैलेंस में थे। एक फुग्गा फूटने पर वहां से गैस निकल गया, इसका मतलब वहां पे एक भार की कमी आ गई। गैस निकलने से, हवा निकलने से भार में कमी आई। भार में कमी आने की वजह से जो अगला गुब्बारा था, मैं नाम लिख दूं क्या, ए और बी। ठीक है, यहाँ पे ए और ये बी, तो बी वाला गुब्बारा को हमने फोड़ा नहीं है, वहां एयर अभी भी भरा हुआ है तो भारी है, भारी होने की वजह से डाउन हो गया। और एक ऐसा गुब्बारा जिसमें एयर भरा था वो निकल चुका है एयर, इसलिए ये हल्का हो गया। ठीक है, तो हमने यह देखा कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में भार होता है। ठीक है, तीनों में भार होता है। अब कुछ अवस्थाएं बदलती हैं, अभी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि अवस्थाएं बदलने के बाद भी उसका गुण समान रहता है। ठीक है, अवस्था बदलने मतलब जैसे बर्फ, बर्फ क्या है, ठोस के रूप में। जब इस बर्फ को गर्म किया जाएगा
तब ये पानी बन जाएगा द्रव के रूप में। जब इसी पानी को और गर्म किया जाएगा तो ये भाप बन जाएगा और गैस बन के ऊपर उड़ेगा। ठीक है, क्या कहा हमने, एक बर्फ लिया, बर्फ को जैसे ही गर्म किया गया तो पानी बना, पानी को और गर्म किया गया तो वो भाप बन गया, मतलब इसकी अवस्थाएं बदल रही है। ठीक है, इसलिए पूछते हैं कि किसी वस्तु की तीन अवस्थाएं हो सकती है, या तो वो ठोस रूप में हो सकता है, जैसे पानी का देखिए, पानी ठोस रूप में रह सकता है तो बर्फ होगा, है ना, लिक्विड के रूप में रहेगा तो पानी होगा, और यदि गैस के रूप में हुआ तो वो भाप के रूप में रहेगा। वापस इसी कार्य को अगर दोहरा दें तो भाप को अधिक ठंडा कर दिया तो द्रव बनेगा, द्रव को और ठंडा कर दिए फ्रिज में, डीप फ्रीजर में, तो वो ठोस बन जाएगा, मतलब ठोस बर्फ बन जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि पदार्थ की अवस्थाएं आपस में बदल सकती हैं। अब एक और क्रियाकलाप करते हैं कि एक मोमबत्ती रखी हुई है और ये मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जलेगी तो धीरे धीरे ये खत्म होते रहेगा। ठीक है, अचानक क्या करना है, आपको मोमबत्ती को बुझाना है। ठीक है, देखिए क्या होता है, मोमबत्ती जल के ये वाष्प के रूप में ऊपर उठ रही है। ठीक है, वाष्प के रूप में ऊपर उठ रही है। जैसे ही इस मोमबत्ती को बुझाएंगे तो एक माचिस की जलती हुई तीली को इसके धुएं के पास लाइए, जैसे इस धुएं के पास लाएंगे तो वो अचानक कुछ जल उठेगा। क्यों जल उठेगा, क्योंकि वो मोमबत्ती में मोम है। जब वो वाष्प हो रहा था, जब वो धुआं बन के उड़ रहा था, उस समय भी उसमें मोम था, इसलिए वो मोमबत्ती जल रही थी। इससे ये पता चलता है कि मोमबत्ती ठोस के रूप में भी जलती है, लेकिन जैसे ये मेल्ट होती है तो इसका जो धुआं है या इसका जो धुआं उठता है वो भी मोमबत्ती की तरह ही जलने लगता है। मतलब एक ही पदार्थ के अलग अलग स्टेट है, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा था बर्फ, पानी और द्रव, ये भाप इसी की चीज है, बस टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा कम मिलने से बर्फ बन जाता है, मध्यम में पानी बनेगा और अधिक गर्म करने पर भाप बन के उड़ जाता है। लेकिन इनके जो गुण हैं, हाँ, इनके जो रासायनिक गुण होंगे वो इक्वल होंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पदार्थों के कुछ महत्वपूर्ण गुण देख लेते हैं। जल में घुलनशीलता, जल में विलेयता, मतलब एक जल लीजिए और कौन सा पदार्थ उस जल में घुलता है उसको हम घुलनशीलता कहते हैं। एक गिलास पानी लीजिए, ये एक गिलास हमने पानी ले लिया, ये पानी ले लिया, पहले पढ़ लीजिए फिर आगे बताएंगे। प्रकृति में जल अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है, इसलिए ये सर्वात्मक रूप से विलेय का काम करता है, विलेयता का काम करता है। हम इसमें कुछ कुछ विलेय करके देखते हैं। क्या शक्कर विलेय हो सकता है? बिल्कुल, आप घर में चाय पीते हो, शरबत बना के पीते हो, तो शक्कर तो बिल्कुल विलेय हो सकता है, मतलब ये घुलता है। ठीक है, शक्कर जो है घुलता है। क्या रेत इसमें घुलता है? क्या रेत को पानी घोल सकती है? नहीं, रेत को पानी नहीं घोल सकती। नमक को घोल सकता है? बिल्कुल घोल सकता है। चौक को घोल सकता है? बिल्कुल घोल सकता है। तो इस प्रकार से हम विलेयता के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसी द्रव में घुले पदार्थ को हम विलेय कहते हैं। विलेय जिस द्रव में घुलता है उसको विलायक कहा जाता है, संपूर्ण को मिश्रण कहा जाता है। छोड़िए डेफिनेशन को, गोली मारिए, हम यहाँ को आपको फ्रेश रूप से समझाते हैं। आपने यहाँ पे एक गिलास पानी लिया क्योंकि आपको शरबत बनाना है, आपके यहाँ कोई मेहमान आए। ठीक है, आपके यहाँ कोई मेहमान आए, आपने क्या किया, एक चम्मच उठाया और यहाँ से 2 चम्मच चीनी इसमें डाल दी। क्या चाल डाल दी? 2 चम्मच चीनी डाल दी और उसको चमचे से या फिर चम्मच से हल्का से आपने उसको घुमाया। ये क्या था? हमारा शक्कर। ठीक है, ये क्या था? हमारा पानी। ठीक है, तो शक्कर पूरा तरह घुल गया, है ना, तो ये मिश्रण तैयार हो गया जिसको हम कहते हैं शरबत। शायद मेरा फेस यहाँ पे आ रहा होगा तो आपको जो मैं नीचे लिख रहा हूँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ तो आप देख लीजिए क्योंकि मेरा फेस वापस उसी जगह में आने ही वाला है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्या, शक्कर और ये पानी। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, विलेय का मतलब क्या होता है ना। किसी द्रव में घुले पदार्थ को विलेय कहते हैं। तो द्रव में क्या घुला है? किसी द्रव में घुले पदार्थ को विलेय कहा जाता है। डेफिनेशन याद से देखिए, तो द्रव में अभी हमने क्या घोला? शक्कर घोला, तो यही हमारा विलेय है। जो घुलता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होगा। ठीक है, और जिसका मात्रा अधिक है, जो उसको घोलता है, जो शक्कर को घोलने का काम किया, कौन घोला है? पानी। तो पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। तो विलायक क्या हो जाएगा? यहाँ पे पानी। अब ये पानी और शक्कर के मिश्रण को हम कहेंगे विलयन। ठीक है, पानी और शक्कर के मिश्रण को हम कहेंगे विलयन। उसी प्रकार यदि आप नमक पानी बनाते हो तो 1 गिलास पानी लोगे,
ठीक है। एक गिलास आपने यहाँ पानी लिया, पानी ज्यादा मात्रा में हो गया, अब इसमें आपने नमक डाल दिया, तो नमक यहाँ पे क्या हो गया, नमक यहाँ पे विलेय होगा, जो कम मात्रा होगा, जो पानी में घुलने वाला है वो विलेय है, और जो घुलता है अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है वो विलायक कहलाएगा। और विलेय और विलायक से मिली जुली सरकार को, मिली जुली पानी को, मिली जुली तत्व को, है ना, मिली जुली चीज को हम विलयन कहेंगे। इस विलयन में नमक भी है और पानी भी है। बहुत लोग बोलते हैं कि पानी नमक में कैसे घुल जाता है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो दूर दूर रहते हैं, तो नमक उसी मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके फंस जाता है, इसलिए घुलता है। रेत को डाल के देखिए, रेत कभी पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है। नमक छोटे छोटे टुकड़े होकर इस पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके फंस जाता है और वहां पे जो वो मिल जाता है, इसलिए नमक पानी में घुल जाता है। अगला है चुंबक के प्रति आकर्षण, क्योंकि हम पदार्थ की प्रकृति देख रहे हैं, ठोस द्रव गैस, ऐसी कोई चीजें होंगी जो चुंबक के प्रति आकर्षित होगी, है ना। तो जो चुंबक के प्रति आकर्षित होगी वो चुंबकत्व पदार्थ कहलाएगा, और जो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होगी वो अनुचुंबकीय या फिर चुंबकीय नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब लोहे की किल वस्तु है, लोहे की किल पदार्थ, इसमें वह बना है, लोहा से बना है, तो क्या ये चुंबक से आकर्षित होगा? बिल्कुल होगा, आकर्षित भी। मैं राइट का चिन्ह लगा रहा हूं मतलब होगा, और नहीं मतलब कट लगाऊंगा, ठीक है। तो लोहे का जो कील है चुंबक से आकर्षित होगा कि नहीं होगा चुंबक के प्रति? तो बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये चुंबकीय पदार्थ कहलाया जाएगा, कौन? लोहा या फिर कीले। लकड़ी की तीली चुंबक से कभी भी आकर्षित नहीं होती, ये गलत बात है, ये हमारी चुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्लास्टिक के बटन भी चुंबक के रूप में या फिर चुंबक इसको आकर्षित नहीं करती है प्लास्टिक को। अल्पिन लोहा है, तो लोहा की चीजों को चुंबक के द्वारा अपने ओर खींचा जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा चुंबक के प्रति आकर्षण वाला गुण पदार्थ की प्रकृति। पारदर्शिता, कुछ चीजें, कुछ ऐसी चीजें जिसके हम आर पार देख सकते हैं, है ना। अभी ठोस द्रव गैस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पदार्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इन्हीं पदार्थ में कुछ चीजें हैं जिसके हम आर पार देख सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी जिसके हम आर पार भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, हम तीनों को यहाँ पे बना के देखेंगे। कांच के गिलास आर पार दिखता है, बिल्कुल दिखता है, आर पार दिखता है, ठीक है। क्या धुंधला दिखेगा? हाँ धुंधला दिखेगा, एकदम इक्वल नहीं दिखेगा। या कांच के गिलास में आप देखोगे तो ग्लास साफ रहेगी तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली आप एकदम क्लियरिटी नहीं देख सकते, ठीक है। तो आप एकदम क्लियरिटी नहीं देख सकते, केवल आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। पानी से भरा हुआ कांच गिलास, यहाँ भी आप आर पार दिखाई दे सकता है, लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा। पत्थर के हम आर पार नहीं देख सकते, हम शक्तिमान नहीं है, ठीक है, ना ही आप हो, तो हम इसके आर पार नहीं देख सकते, धुंधला की तो बात ही नहीं है, पत्थर के आप आर पार नहीं देख सकते। तेल लगा हुआ कागज, तो तेल लगा हुआ कागज के आप आर पार देख सकते हो, लेकिन थोड़ा धुंधला दिखेगा, इसके वसा की वजह से। तेल लगा कागज में आप आर पार देख सकते हो, लेकिन वो धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। अब चालकता के बारे में चर्चा करेंगे। चालकता क्या है? चालकता आपकी ऊष्मा का चालक हो सकता है या फिर बिजली का चालक हो सकता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं प्रकृति में जिसकी प्रकृति, जिसका झुकाव है, जिसका जो गुण है चालक की तरह काम करता है, ऊष्मा चालक, है ना। ऊष्मा चालक मतलब जो चीजें गर्म होती है, जैसे डेफिनेशन ऊपर बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस प्लास्टिक, इस बर्तन को देखिए, इस बर्तन में हमने चम्मच रखा है और एक लकड़ी रखा है ना। अब जैसे इसके पानी को गर्म किया जाता है बर्तन में, तब क्या होगा, ये जो चम्मच होगा वो धातु की चम्मच है, वो गर्म हो जाएगी, जबकि लकड़ी गर्म नहीं होगी। केवल यहाँ सिरा जो पानी में घुसा होगा, बस वही का कुछ नाम मात्र गर्म होगा, बाकी ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने देखा ऊष्मा की चालक। वैसी धातुएं जो ऊष्मा से गर्म हो जाती है, ऊष्मा का चालक कहलाती है। आपने अपने घरों में धातु के बर्तनों पर कुछ प्लास्टिक के कवर लगे हुए देखे होंगे, जैसे आपके जो तवा है, प्रेशर कुकर है, कढ़ाई है, इसके हैंडल पर लकड़ी या फिर प्लास्टिक जिसको हम बोलते हैं बेकेलाइट का कुछ आवरण दिखे होंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो कढ़ाई है, प्रेशर कुकर है, इसके जो हैंडल है वो मेटल के बने होते हैं। मेटल मतलब धातु के बने होते हैं, जो ऊष्मा के चालक होने की वजह से गर्म होते हैं, और गर्म चीजों को आप नहीं उतार सकते डायरेक्टली बिना कुछ किए, इसलिए इसके ऊपर सिरों पर जहाँ पे हाथ पे टच किया जाता है, वहां कुछ प्लास्टिक या फिर लकड़ी की कुछ चीजें लगा दी जाती है, जिससे ऊष्मा का चालन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो बैठ में है ना, जो उसके हैंडल में लगाया जाता है,
लकड़ी या प्लास्टिक, ये ऊष्मा का चालक नहीं करता। चालन करता तो लगाने का मतलब ही नहीं होता। ये ऊष्मा का चालन करता ही नहीं है, इसलिए गर्म नहीं होता। गर्म नहीं होता, आप आसानी से उसको निकाल सकते हो। ठीक है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में आए तो आपको ध्यान रखना है। वायु जो है ऊष्मा की कुचालक है, वायु से ऊष्मा ट्रांसफर नहीं हो सकती। वायु से ऊष्मा ट्रांसफर नहीं हो सकती, इसलिए सर्दी में हम एक के ऊपर एक दूसरा कपड़ा पहने रहते हैं, है ना। एक के ऊपर एक कपड़ा पहने तो दोनों कपड़ों के बीच में जो एयर है वो ऊष्मा को ट्रांसफर नहीं होने देती, है ना। ऊष्मा यदि ट्रांसफर नहीं होगा तो हमको ना तो जाड़ लगेगा और ना ही गर्मी ना सर्दी। ठीक है। तब क्या कहा हमने, वायु एक कुचालक है। सर्दी में एक के ऊपर एक दूसरा कपड़ा पहनने पर गर्म रखा जाता है। कपड़ों की परतों के बीच हवा कुचालक का काम करती है और हमारे शरीर को गर्म बनाकर रखती है। जो आप स्वेटर पहनते हो, महंगा महंगा जैकेट पहनते हो, उसमें जो हवा भरी रहती है वो ऊष्मा का कुचालक होने की वजह से जो स्वेटर से ठंडी हवा या फिर ठंडापन टेम्परेचर नहीं ले पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए आपका शरीर गर्म रहता है। ठीक है। अब विद्युत के चालक के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे धातु हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, ठोस द्रव गैस, आप जो भी कहो, है ना, वो विद्युत का चालन करते हैं। यदि मतलब उससे विद्युत जो है प्रवाहित हो जाती है, उसको हम कहते हैं विद्युत चालक। ठीक है। तो आपने अपने घरों के सभी कभी विद्युत तार लिखा होगा, इसमें प्लास्टिक का आवरण लगा होता है। विद्युत तार में प्लास्टिक का लाल हरा नीला लगा होता है, इसमें विद्युत का चालन नहीं होता। जिसमें चालन नहीं होता उसी को उसका आवरण बनाया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट या झटका ना लगे। इसके अंदर तांबे की तार होती है जो विद्युत का चालक का काम करती है। ये तार विद्युत के सुचालक होते हैं। बिल्कुल जो तांबे तार के बारे में बात हो रही है, जैसे एक तार है ना, ये तार है, ऊपर प्लास्टिक कवर है और अंदर में इस प्रकार से तांबे की तार होती है। तो ये तो हमारा चालक हो गया किसका, विद्युत का। और ये हो गया कुचालक विद्युत का। इसमें विद्युत की चालकता नहीं होती प्लास्टिक में, इसलिए इनका उपयोग हम संचरण के लिए करते हैं। जब प्लास्टिक का बना होगा तो हमको विद्युत का, जब प्लास्टिक का बना बाहरी आवरण, जबकि है ना, मतलब जो प्लास्टिक आवरण है वायर के बाहर का, वो विद्युत का कुचालक होने की वजह से उसको आवरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। शुद्ध जल हमेशा विद्युत का कुचालक ही रहता है। यदि इस जल में लवण घुले हैं तब वह सुचालक के रूप में काम करेगा। गीले हाथों में विद्युत को नहीं छूना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपके हाथों में हमेशा लवण बनते रहता है। कभी चाट के देखिएगा थोड़ा देर बाद, है ना, वो आपको नमकीन दिखाई देगा, नमकीन आपको महसूस लगेगा आपकी जीभ को। इस प्रकार आप खुले हाथों से विद्युत के तारों को छेड़ना नहीं चाहिए। विसरण समझिए, विसरण क्या होता है। कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं तो कुछ देर बाद पूरा सुगंधित हो जाता है वहां का हवा, मतलब वहां की जो अगरबत्ती का जो सुगंध है वो पूरी हवा में विस्तृत हो जाता है, पूरी हवा में फैल जाता है। इसी को विसरण कहा जाता है, इसी को विसरण कहा जाता है। किसी गैस या द्रव, ठीक है, किसी गैस या द्रव में किसी अन्य पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस के समान रूप से फैल जाने की स्वाभाविक प्रकृति को हम मिश्रण कहते हैं। फिर से पढ़िए, किसी गैस या द्रव में, इसमें ठोस में नहीं, किसी गैस या द्रव में कोई अन्य पदार्थ जैसे ठोस, द्रव, गैस समान रूप से फैल जाती है तो वो स्वाभाविक प्रकृति से वो मिश्रण कहलाती है। अब हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में, तो सभी वस्तुएं पदार्थ से बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। सभी पदार्थ का भार होता है, ठोस, द्रव, गैस, हमने इसको एक प्रैक्टिकल करके देखा है। पदार्थ तीन अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, ये भी सही है। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, उसको आप आसानी से उसको मोड़ नहीं सकते। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, बर्तन के अनुसार बदलते रहता है। गैस का आकार निश्चित नहीं होता, ये भी बर्तन के आधार से बदलते रहता है। ये पदार्थ जो जल में मिलाए जाने पर घुल जाते हैं, जल में विलय कहते हैं, जैसे नमक, शक्कर। जो जल में नहीं घुलते वो अविलेय, जैसे रेत हो गया, रेत जो है जल में नहीं घुलता तो रेत एक अविलेय पदार्थ कहलाएगा, जबकि विलेय पदार्थ हो जाएगा शक्कर और नमक। ठीक है। जिन पदार्थों के दूसरी ओर रखी वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है पारदर्शी कहा जाता है, और जिसके आर पार नहीं देख सकते वो अपारदर्शी कहा जाता है। जिसके आर पार धुंधला धुंधला देख सकते हैं वो अल्प पारदर्शी कहलाता है, जैसे धुंधला कांच या फिर तेल लगा हुआ एक कागज। ठीक है। और पारदर्शी में आ जाएगा हमारा कांच या फिर प्लास्टिक। अपारदर्शी में कोई भी ऐसा ठोस चीज जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, जैसे दीवार, दीवार के आप आर पार नहीं देख सकते। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं ऊष्मा का चालक कहलाता है। वे पदार्थ ऊष्मा का चालन, है ना, वे 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 पदार्थ जो ऊष्मा का चालन नहीं करते कुचालक कहलाते हैं। ठीक है।
वैसे पदार्थ जो ऊष्मा का चालन करते हैं, मतलब जैसे देखिए इसके लिए क्या करना है आपको समझने के लिए, एक गैस लीजिए, है ना। गैस में इस प्रकार गैस जलती रहेगी, वहां एक रॉड पकड़िए अपने हाथ में, धीरे धीरे रॉड गर्म होते आपका हाथ तक पहुंच जाएगा और गर्माहट आपको हाथ में लगने लगेगी। इसी को कहा जाता है ऊष्मा का चालक। और कुचालक वैसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का चालक नहीं होता, जैसे लकड़ी, लकड़ी जलती भली जरूर है लेकिन उसमें ऊष्मा का चालक नहीं होता। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है सुचालक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और जिससे नहीं होती वो कुचालक कहलाता है, विद्युत रोधी कहलाता है। चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले पदार्थ चुंबकीय पदार्थ, और जो नहीं होते वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एक चुंबक रखा हुआ है, चुंबक के आसपास कोई निकील लोहा जस्ता जो भी रखा जाएगा तो वो आपस में चुंबक की ओर चला जाएगा, लुढ़कते हुए या फिर चुंबक के आसपास क्षेत्र है तो चुंबकीय पदार्थ हो गए। उसी की अपेक्षा आपका किताब है, लकड़ी है, गैस है, जो भी है, लकड़ी, किताब, पेपर, है ना, ये कभी भी चुंबक को आकर्षित नहीं कर सकते, ना ही चुंबक इसको आकर्षित कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अनुचुंबकीय या फिर अचुंबकीय पदार्थ। किसी गैस या द्रव में किसी अन्य पदार्थ ठोस द्रव गैस के समान फैले जाने की स्थिति को हम स्वाभाविक रूप से मिश्रण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।